औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 12 को स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसका आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें हमने दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ने हैं, एक है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक। देखते हैं कि ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। Secretions of hormones is regulated through feedback mechanism। हॉर्मोन्स की जो सिक्रीशंस है वो कैसे रेगुलेट होती है बॉडी के अंदर, किस तरह से जो है वो मेंटेन हो रही होती है, इस फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से हो रही होती है। द रेगुलेटरी ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक। अब फीडबैक की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रेगुलेशन हो, और मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई चीज जो है वो रिलीज हो रही है, रेगुलेट हो रही है बॉडी के अंदर बाय द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, किसी प्रोसेस के आउटपुट के तौर पर, यानी कोई एक प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर और उसके नतीजे के तौर पर हमें कोई चीज जो है वो हासिल हो रही है। ऐसे प्रोसेस को हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह के हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो फीडबैक की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके प्रोसेस के होने की वजह से उसके आउटपुट यानी उसके रिजल्ट में हमें जो है वो कोई चीज हासिल हो, कोई सिक्रीशंस, कोई हार्मोन्स वगैरह हासिल हो, उसे जो है वो फीडबैक कहा जाता है। नेगेटिव फीडबैक, इफ आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस इनहिबिट द प्रोसेस इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। ये बहुत इजी सी जो है ना वो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ऐसा आउटपुट यानी हमें कोई ऐसा रिजल्ट हासिल हो रहा हो कि जिसकी बेस पर वो जो प्रोसेस चल रहा था वो रुक जाए, इनहिबिट हो जाए, स्टॉप हो जाए, ऐसे फीडबैक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या इसका मीनिंग हुआ, क्या चीज समझ में आई आपको? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके नतीजे में हासिल होने वाली चीज उस प्रोसेस को रोक दे, उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मेंटेन्स होम्योस्टेसिस एज इज रिटर्न कंडीशंस टू द नॉर्मल। नेगेटिव फीडबैक बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है, यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के अंदर जो होने वाले रिएक्शंस हैं उन सब को जो है वो मेंटेन रखता है ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है। इस फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से क्या होता है कि जो कंडीशन होती है वो नॉर्मल स्टेट पर आ जाती है। इट इज मोर कॉमन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये फीडबैक मैकेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल की एग्जाम्पल बताई हुई है कि व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज रेज्ड, जब बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन इज सिक्रीटेड, तो बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाती है। इट स्टिम्युलेट द एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में रेस होना शुरू हो जाए, ज्यादा होना शुरू हो जाए, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने लग जाए, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी है उसमें इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। और इस इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि ये जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे, ताकि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज मौजूद ना हो। जितना हमारी बॉडी ने ग्लूकोज को इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल हो, और बाकी जो है उसको इंसुलिन जो है वो उसे स्टॉप कर देती है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रिटर्न टू नॉर्मल, और इस तरह से ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। दिस नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज आउटपुट ऑफ द प्रोसेस एंड इनहिबिट फर्दर इंसुलिन सिक्रीशंस। और ये जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है ये हमारा एक आउटपुट है, यानी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगा तो इसको हम कह रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस के नतीजे में होने वाला आउटपुट। ये आउटपुट जब हासिल होता है हमें, यानी जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो जो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही होती है वो इनहिबिट हो जाती है, यानी वो रुक जाती है, वो फिर दोबारा और मजीद इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। इसी तरह से व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज डिक्रीज, दूसरी कंडीशन में अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो ग्लूकागोन इज सिक्रीटेड।
यहाँ पर क्या सिक्रीट हो रहा था, इंसुलिन सिक्रीट हो रही थी, और यहाँ पर ग्लूकागोन सिक्रीट होता है। इट स्टिम्युलेट लिवर सेल्स, जो कि लिवर के सेल्स को स्टिम्युलेट करता है कि वो ग्लूकोज को रिलीज करे। ग्लूकोज जो है वो लिवर के अंदर स्टोर हुआ होता है। जब बॉडी को या ब्लड को ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती है तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, वो लिवर में स्टोर हो जाता है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो बॉडी में से ग्लूकागोन रिलीज होने लगता है, और उसके रिलीज होने की वजह से जो लिवर सेल्स हैं वो ग्लूकोज को रिलीज करते हैं बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन की वजह से ग्लाइकोजिन ब्रेक डाउन होता है, और उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो है वो रेज होता है, या ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हो जाता है लिवर में। ग्लूकोज ग्लाइकोजिन की फॉर्म में लिवर के अंदर स्टोर होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल रिटर्न टू नॉर्मल विच इज आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। और जब ग्लूकागोन की वजह से ग्लाइकोजिन जो है वो ब्रेक होता है और ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है और वो नॉर्मल लेवल पर आ जाता है ब्लड के अंदर, तो वो जो है वो हमारा आउटपुट होता है। और उस आउटपुट के नतीजे में मजीद ग्लूकागोन जो है वो सिक्रीट होना रुक जाता है, इनहिबिट हो जाती है, इसकी सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं। यहाँ आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डायग्राम दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लिवर बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि लिवर टेक्स अप ग्लूकोज एंड स्टोर एज ग्लाइकोजिन। सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे पहला मैकेनिज्म है ये है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में क्या है कि होम्योस्टेसिस 90 मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 ml ब्लड, यानी 100 ml ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो 90 मिलीग्राम होना चाहिए। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके ब्लड के अंदर जो लेवल है ग्लूकोज का वो कितना होना चाहिए। 100 ml ब्लड में 90 मिलीग्राम ग्लूकोज जो है वो होना चाहिए, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। अब अगर ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था, पॉजिटिव फीडबैक में कि इफ आउटपुट ऑफ द प्रोसेस फर्दर इनहैंसेस द प्रोसेस। अब ये जो नेगेटिव फीडबैक में क्या था कि जो आउटपुट हमें हासिल हो रहा था वो अगले प्रोसेस को रोक रहा था। यहाँ इसके ऑपोजिट है कि जो आउटपुट हमें हासिल होता है उससे जो मैकेनिज्म हो रहा होता है वो और ज्यादा इनहैंस हो जाता है, मजीद और ज्यादा हो जाता है। जैसे कि इसी को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इट इज नॉन होम्योस्टैटिक एज इट डाइवर्ट कंडीशन फ्रॉम नॉर्मल। ये होम्योस्टैटिक कंडीशन नहीं होती है क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन के उसमें नहीं आती है। इट इज लेस कॉमन इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में ये कम होता है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल मौजूद है लिविंग सिस्टम के अंदर, जैसे सकलिंग एक्शन बाय इन्फेंट स्टिम्युलेट्स मिल्क। अगर कोई बेबी है छोटा और वो जो है वो सक कर रहा है, मिल्क सक कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो और ज्यादा होती चली जाती है। इट्स मीन कि जितना ज्यादा बेबी जो है वो मिल्क सक करेगा उतनी ज्यादा जो स्टिम्युलेशन है, उतनी ज्यादा जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती जाएगी। किस तरह से, हार्मोनल सिक्रीशंस के जरिए से, यानी बॉडी को ये सिग्नल मिलेंगे, हार्मोन्स को बॉडी ये सिग्नल देगी कि इस चीज की ज्यादा जरूरत है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। मोर सकलिंग विल रिजल्ट इन मोर प्रोडक्शन, तो ज्यादा सकलिंग और ज्यादा प्रोडक्शन होगी। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें जो आउटपुट है उसकी वजह से जो प्रोसेस है वो मजीद इनहेंस हो जाए, मजीद और ज्यादा जो है वो आउटपुट देना शुरू कर दे, उसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। उम्मीद है ये वाले दोनों फीडबैक मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको दोबारा से आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है नर्वस डिसऑर्डर्स। नर्वस डिसऑर्डर्स में देयर आर टू कॉमन काइंड्स ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। नंबर 1 इज वैस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर, एंड जिसकी एग्जांपल हम पैरालिसिस की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। और नंबर 2 इज फंक्शनल नर्वस डिसऑर्डर, जिसकी एग्जाम्पल हम एपिलेप्सी की फॉर्म में जो है वो पढ़ सकते हैं। तो पैरालिसिस जो है वो टर्म हमने कॉमन बहुत सुनी भी होगी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पैरालिसिस इज द पार्शियल और कंप्लीटली लॉस ऑफ द पावर ऑफ मोशन, स्पेशली द वॉलंटरी मसल्स। पैरालिसिस में क्या होता है कि जो हमारे
मसल्स होते हैं, मोशन यानी मूवमेंट करने वाले जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, वो या तो पार्शली यानी या हाफ जो है वो उनकी मूवमेंट खत्म हो जाती है, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाती है। पैरालिसिस में बी ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी और बोथ साइड्स, और ये पैरालिसिस जो है वो बॉडी के एक साइड पर भी हो सकता है और दोनों साइड पर भी हो सकता है। इसके कॉजेज क्या हैं कि ड्यू टू स्मोक, ड्यू टू स्ट्रोक, सम पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकम्स इनएक्टिव। स्ट्रोक की वजह से जो ब्रेन का कुछ हिस्सा है वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी वो फंक्शनल नहीं रहता है, काम नहीं कर रहा है। एज हैमरेज और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, क्यों होता है कि या तो ब्लड वेसल्स जो है वो हैमरेज हो जाता है, उसमें वो फट जाती हैं, या फिर जो है वो उनमें क्लॉटिंग हो जाती है, उसमें कोई क्लॉट ब्लड का जो है वो उसको ब्लॉक कर देता है। occurs in the brain as part of the brain is damaged by some viral toxins, for example polio। इसके अलावा जो पोलियो वाली जो बीमारी है उसमें भी जो है वो कुछ ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ पैरालिसिस इट इज ट्रीटेड बाय फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। जब इसकी ट्रीटमेंट वगैरह ऐसी कोई मेडिसिन तो इसकी नहीं है, लेकिन जब जब ये पैरालिसिस किसी पर्सन को जो है वो अफेक्ट करता है तो उसके बाद जब पर्सन कुछ रिकवर हो जाता है तो उसके बाद उसको फिजियोथेरेपी के ज़रिए से उसकी जो वो पार्ट्स जो कि मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं उनको मूवमेंट करवाई जाती है, ताकि जो है वो दोबारा से काम करने के काबिल हो सकें। दूसरी जो इसकी डिसऑर्डर है वो है एपिलेप्सी। इन एपिलेप्सी देयर इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन ब्रेन। हम नर्व की जो इम्पल्सेस होती हैं उसमें से कुछ डिस्चार्ज होने लग जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उस ब्रेन के अंदर, और इसके सिम्टम्स में आ जाता है कि द डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन कॉल्ड शीजर्स। इस डिजीज में जो ब्रेन है वो एबनॉर्मल स्टेट में चला जाता है, जिससे शीजर्स भी कहा जाता है। कॉजेज ड्यू टू ब्रेन स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज, इसमें इसके कॉजेज में क्या सबब क्या होते हैं इसके कि ये क्यों होता है एपिलिप्सी। इसके कॉजेज में जो है वो ये आ जाता है कि या तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता है, या कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, या फिर इन्फेक्शियस डिजीज, कोई कोई ऐसा इन्फेक्शन जो है वो हुआ जिसकी वजह से उसने ब्रेन के ऊपर अफेक्ट कर दिया। स्ट्रोक वगैरह या ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से भी जो है वो ये आर्जी तौर पर ये एपिलिप्सी का प्रोसेस हो सकता है। मेटाबॉलिक चेंजेस या फिर कोई मेटाबॉलिक चेंजेस वगैरह होने की वजह से भी एपिलिप्सी हो सकता है। अगर तो ये जेनेटिक डिफेक्ट है या फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, बाय बर्थ है, तो फिर ये एपिलिप्सी जो है वो उसकी ट्रीटमेंट सारी ज़िंदगी एक तरह से चलती है। लेकिन अगर कोई आर्जी तौर पर कोई एक्सीडेंटली कोई मसला हुआ है, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर है या हेड इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशन में उसकी ट्रीटमेंट करके उसको जो है वो काफ़ी हद तक कवर किया जा सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट में जो है वो एंटी सीजर ड्रग्स दी जाती हैं, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि उस जैसे सीजर जो है वो बेसिकली कहा जा रहा है जिसमें जो है वो दौरा वगैरह पड़ता है। तो ये एपिलिप्सी ऐसा ही होता है कि इसमें कोई जो है वो फिट्स पड़ते हैं, और फिट्स के नतीजे में जो है वो शख्स जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट में एंटी सीजर्स यानी एंटी फिट्स ड्रग्स दी जाती हैं कि वो उन फिट्स को रोक सकें, और उसे जो है वो पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये हमारा जो है पूरा यूनिट था, यूनिट नंबर 12, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में अपनी हमारी बॉडी जो है वो उसमें ब्रेन जो है और बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो किस तरह हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इन सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया है। इस पूरे यूनिट से रिलेटेड अगर किसी टॉपिक में आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, कोई मुश्किल आपको लग रहा है, कोई टॉपिक या कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, ताकि मैं अगली वीडियो को जो है वो आपके लिए मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो बना सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।